अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा वसीम है और मैं आज क्वांटम कंप्यूटिंग और लिंग्विस्टिक्स पे बात करूँगा। तो पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी मेरे बारे में ही है। तो ऑक्सफोर्ड में मेरी जब पहली टर्म थी तो आई वाज़ वेरी ओपन टू अटेंडिंग सेमिनार्स दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाके। अपने डिपार्टमेंट में भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी, फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में भी मैं गया, कंप्यूटर साइंस में भी, फ़िज़िक्स में तो मैं था ही, मैथ्स में, इंजीनियरिंग में। तो एक मैंने टॉक का टाइटल मेरी नज़र से गुजरा जिसका नाम था क्वांटम लिंग्विस्टिक्स। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्वांटम लिंग्विस्टिक्स से क्या मुराद है, क्योंकि ज़ुबान जो है वो तो ज़ुबान के बारे में ये ऐसी बात करना कि ये क्लासिकल है, क्वांटम है, ये एक बेमायनी सा सवाल है। तो मैंने कहा जाके करके देखते हैं कि ऐसा क्या है कि क्वांटम लिंग्विस्टिक्स शायद ये मेटाफोर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, शायद ये क्वांटम मैकेनिक्स की कोई क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्रेस करने की कोई नई लैंग्वेज है। तो मैं जब टॉक अटेंड करने गया तो पहले तो थोड़ी सी उन्होंने मुझे बॉक्सेस और वायर्स दिखाए जिस तरह कल मैंने आपको दिखाए, और फिर उन्होंने कहा कि इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं लिंग्विस्टिक्स के लिए। तो एंड आई वाज ब्लोन अवे कि यार ये देखने में बड़ा आसान है और इससे प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। दे वर ऑलरेडी डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। और फिर उसके बाद पेंडेमिक आ गया, और पेंडेमिक से पहले आई वाज सपोज टू डू एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स। और पेंडेमिक के बाद एक तो मैं बीमार हो गया और फिर मैं पाकिस्तान आया और एक साल के लिए आई वाज स्टक हियर। आई कुडंट डू एनी एक्सपेरिमेंट्स। मीनवाइल आई वाज रीडिंग अप ऑन दिस स्टफ। इसके पेपर्स मैं फॉलो कर रहा था, इसका सारा लिटरेचर मैंने पढ़ लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि ये काम फॉर्मली हो सकता है, एनालिटिकली आई कैन डू सम थियोरेटिकल वर्क। तो फिर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये काम मैंने करना शुरू कर दिया और नाउ दिस इज पार्ट ऑफ माय पीएचडी थीसिस। इसके अलावा और काम भी है, बट दिस इज वन प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना ये बनता है कि लैंग्वेज इज नॉट क्वांटम। इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया जा रहा कि क्योंकि क्वांटम में हम एक क्वांटम यूनिवर्स में रहते हैं तो लैंग्वेज भी क्वांटम है। और इसीलिए मैंने टॉक के टाइटल में क्वांटम कंप्यूटिंग और लिंग्विस्टिक्स को अलग-अलग लिखा है। मैंने इसको क्वांटम लिंग्विस्टिक्स नहीं कहा। तो आज पहले हम क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे, और कल जो फॉर्मलिज्म हमने डेवलप की उसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे और मैं उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कल हमने बस एक वोकेबुलरी डेवलप की, जो आज हम देखेंगे उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। और वही वोकेबुलरी फिर लैंग्वेज की थियोरी को डेवलप करने के लिए और कुछ उसके कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम्स बनाने में इस्तेमाल होगी। तो आई वुड लाइक टू यूज सम स्लाइड्स एज वेल। जी, तो अभी जो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जो भी बात करूंगा, उसके बाद अब जाहिर है एक टॉक के अंदर ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा, दिस वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लाइक 5 or 6 years। तो एक टॉक में तो सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। तो इसकी लेकिन अगर आपका दिल करता है और इसके बाद आपने इस पे मज़ीद पढ़ना है तो you can go to this paper. This is on archive. ZX Calculus for the Working Quantum Computer Scientist. It's a very good introductory article. और आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा अगर आता है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग आर्टिकल बाय द वे, दिस इज 100 पेजेस लॉन्ग। तो इसमें ये सारी थियोरी जो मैं अभी डेवलप करूँगा आपके सामने, वो इसमें बयान की गई है। बल्कि मेरी काफ़ी सारी जो तस्वीरें हैं वो भी मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ली हैं। एंड आई एम कोलैबोरेटिंग विद द सेम ग्रुप बेसिकली। तो ये उस वक्त ये जो हैं जॉन रेडबाउंड में थे, अभी ऑक्सफोर्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हमारे पास क्यूबिट्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स में जीरोज होते हैं, वंस होते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जीरो की स्टेट ये है, ये वन स्टेट है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्फीयर। और क्वांटम कंप्यूटर के अंदर ये जीरो और वन स्टेट की हम सुपरपोजिशन भी बना सकते हैं। सो वी कैन हैव अ सुपरपोजिशन लाइक दिस इज अ डायगोनल स्टेट, दिस इज एन एंटी डायगोनल स्टेट। वी कैन हैव मोर सुपरपोजिशंस। तो इस पूरे सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो है, दैट इज बेसिकली अ क्वांटम स्टेट ऑफ अ क्यूबिट, ऑफ अ सिंगल क्यूबिट। और जब तो इसको कहते हैं ब्लॉक स्फीयर, एंड दिस इज अ गुड वे टू विजुअलाइज द एवोल्यूशन ऑफ अ सिंगल क्यूबिट। तो जब भी हम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर क्यूबिट को इनिशियलाइज करते हैं और फिर उसके ऊपर कोई यूनिटरी लॉजिकल गेट अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वो
इस पॉइंट की जो कि क्वांटम स्टेट है इसकी रोटेशन होती है। रोटेशन का एक्सिस क्या है, रोटेशन का एंगल क्या है, वो लॉजिकल गेट डिसाइड करता है। तो दिस इज अ ब्लॉक स्फीयर एंड दिस इज हाउ वी विजुलाइज अ सिंगल क्यूबिट। अच्छा अगर क्वांटम सर्किट्स ड्रॉ करने हो तो इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। दिस हैज नथिंग टू डू विद व्हाट आई टोल्ड यू टुमारो। दिस इज कन्वेंशनल क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर्मलिज्म, ठीक है। ये कुछ गेट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, सॉरी, दिस इज एन एस गेट, दिस इज ए नॉट गेट, दिस इज अ टोफोली गेट। अभी आगे मैं बताऊंगा ये क्या गेट्स होते हैं। हैडमर गेट, टोफोली गेट, दिस इज अ कंट्रोल नॉट गेट, कंट्रोल नॉट गेट, दिस इज एन आर्बिट्ररी गेट, तो दिस इज an arbitrary unitary gate that I've represented with U. तो sorry, okay, is it better? जी, तो क्वांटम कंप्यूटर के अंदर जो एल्गोरिदम रन होता है वो बेसिकली, अच्छा, आज के दिन जो भी हमारा सर्किट होगा, जो भी हमारी डायग्राम होगी, वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। तो टाइम की डायरेक्शन जो है ना वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, क्योंकि हम जाहिर है सर्किट थ्योरी कर रहे हैं तो आसानी होती है, सारा लिटरेचर इसी तरह लिखा गया। तो कोई भी क्वांटम एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली यहाँ से कुछ क्यूबिट्स लेता है, जो कि हम फोटोन की स्टेट को जनरेट करते हैं एक खास, अपनी मर्जी के मुताबिक। एक खास पोलराइजेशन हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो सकता है, और फिर उसके बाद हम कुछ लॉजिकल गेट्स अप्लाई करते हैं, और ये लॉजिकल गेट्स हैं। और लॉजिकल गेट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जाहिर है वो क्वांटम स्टेट इवॉल्व होकर कुछ और बन जाती है। अब यहाँ पे फिर हम मेजरमेंट अप्लाई करते हैं, और अब जाहिर है मेजरमेंट प्रोबेबिलिस्टिक है, तो अब मेजरमेंट प्रोबेबिलिस्टिक है लेकिन हमें जो है डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट्स चाहिए। तो प्रोबेबिलिस्टिक मेजरमेंट से डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट्स निकालना वो एक अलग फील्ड है, उसके लिए एल्गोरिथम्स डेवलप किए जाते हैं। अब ये तो एक बड़ी फॉर्मल सी डायग्राम है। कोई भी क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इसको फिजिकली इंप्लीमेंट करता है। और अब अगर हम फोटॉन्स के साथ बना रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर, तो उसमें ये जो लॉजिकल गेट्स हैं, ये वेव प्लेट्स होंगी, हाफ वेव प्लेट, फुल वेव प्लेट, पोलराइजर, इस तरह की चीज़ें। अगर ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला सिस्टम है तो फिर ये कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स हो सकती हैं, स्टर्न गर्ला की तरह की। तो जब हम क्वांटम सर्किट थ्योरी करते हैं तो हम हार्डवेयर के बारे में भूल जाते हैं, वी जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मलिज्म। और इस पे फिर एल्गोरिदम्स कई बनाए जा चुके हैं, अभी भी काम हो रहा है। और फिर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के एडवांटेजेस ले सकते हैं जो कि आम कंप्यूटर से नहीं ले सकते। अच्छा, अब कल वाली गेम दोबारा हम खेलेंगे कि हम अपनी फॉर्मलिज्म शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पीछे जो क्वांटम कंप्यूटिंग के जो थे इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए मैंने ये कुछ जो है सिंबल्स मैंने बना लिए हैं, और मेरा जो सर्किट है वो इस तरह से बन गया। अच्छा, अब जो मेरी सिंबलिज्म है, इसका क्या मतलब है वो मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसको कहते हैं ZX कैलकुलस। और फिर हम देखेंगे कि अगर आप सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर लें, देन यू कैन डू सम ग्राफिकल कैलकुलेशंस दैट यू कैन नॉट डू अदरवाइज। यानी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एनालिसिस की बजाय यू कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस ग्राफिकली। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो डायग्राम है मैथमेटिकली इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सारे जो लॉजिकल गेट्स हैं ना, दीज आर मैट्रिसेस, दीज आर लीनियर मैप्स। और जो आपके जो क्वांटम स्टेट्स हैं वो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो किट्स होती हैं। और तो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स के साथ क्रोनेकर प्रोडक्ट या टेंसर प्रोडक्ट लिया हुआ है। ये एक और मैट्रिक्स के साथ क्रोनेकर और टेंसर प्रोडक्ट है। यानी जो पैरेलल कॉम्पोजिशन है वो टेंसर प्रोडक्ट है, जो सीरीज कॉम्पोजिशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। तो पूरा ये जो डायग्राम है, दिस इज बेसिकली अ बिग मैट्रिक्स। और क्योंकि इसमें 3 इनपुट्स हैं 3 आउटपुट्स हैं, सो दिस विल बी एन 8 by 8 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो इन डायग्राम्स में कुछ चीज कॉमन है, सर्कल्स, ठीक है। सर्कल्स आर कॉमन। ये 2 शेड्स के सर्कल्स हैं। कलर्स आप जो मर्जी ले लें, रेड ग्रीन लिया जाता है, लेकिन जो लोग कलर ब्लाइंड है उनके लिए एक शेडेड है और एक अनशेडेड है। और फिर इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और एक ये बॉक्स है, दिस इज अ हैडमर गेट। अच्छा, फिर बीच में आप देखें कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, दीज आर फेजेस। और ये फेजेस मैंने आपको बताया कि लॉजिकल गेट्स जो हैं वो रोटेशंस होती हैं।
तो ये बेसिकली वो जो ब्लॉक स्फीयर के ऊपर जो स्टेट की रोटेशन है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो शेड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिस क्या है। तो आमतौर पे जो अनशेडेड है दिस इज जी बेसिस, यानी दिस इज रोटेशन along z axis, और दिस ये है x बेसिस। तो z और x बेसिस को यूज करके यू कैन क्रिएट एनी यूनिटरी गेट, ये रोटेशंस को यूज करके। अच्छा, अब बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करूंगा स्पाइडर को। तो स्पाइडर से पहले दिस इज अ वायर, कल भी हमने वायर्स ड्रॉ की थी। तो एक वायर जो है उसका जो इनपुट होता है, इसको मैं कोई इनपुट दूं वो हूबहू आगे मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस वायर डज नथिंग। इसका मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली क्या होगा, कोई गैस कर सकता है? बिल्कुल आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अच्छा, इस आइडेंटिटी को क्वांटम मैकेनिक्स की जुबान में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। दिस इज डेंसिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये तो वायर हो गई। अब इस वायर की बजाय, अब मैं इस वायर को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वायर की बजाय, इस वायर में क्या था, एक इनपुट था एक आउटपुट था। अब मैं एक इनपुट ले रहा हूँ, दो आउटपुट निकाल रहा हूँ। अब आप बता सकते हैं क्या होगा? इसको भूल जाएं आप, इसकी जुबान में बताएं। हाँ, मैट्रिक्स की डायमेंशन चेंज, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये आप अगर गौर से देखें, दिस इज अ प्रोजेक्शन। जीरो जीरो इनपुट आया तो जीरो इनपुट मिलेगा, वन इनपुट आया वन आउटपुट मिलेगा। जो वन जीरो वन में चेंज नहीं होगा, वन जीरो में चेंज नहीं होगा। एनीवे चले मैं बता देता हूँ। दिस वुड बी, जो जिन लोगों ने मैट्रिसेस को थोड़ा सा देखा हुआ है या क्वांटम मैकेनिक्स को देखा हुआ है वो शायद समझ सकें कि देखें जी, ये आउटर प्रोडक्ट्स हैं जी। अच्छा, अब एक और मिसाल मैं देता हूँ, उससे थोड़ा सा ज्यादा ठीक है, ठीक है, सॉरी। अच्छा, ठीक है जी। नहीं, अब अभी अभी आप क्वांटम मैकेनिक्स को भूल जाएं, अभी मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं, अभी दिस इज जस्ट लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, अभी मैं टेंसर नेटवर्क्स की टाइप की कोई चीज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें, इसको मैं और जनरलाइज कर सकता हूँ। आई कैन हैव एन नंबर ऑफ वायर्स, राइट। बीच में वायर्स ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा यहाँ पे, so I'll have n numbers of zeros n numbers of ones, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक फेज अप्लाई कर दूं, लेट्स कॉल इट, ये थोड़ा सा ये बड़ा लिखना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक फेज अप्लाई कर दूं तो ये जो मैट्रिक्स, ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना, दिस विल बिकम
और जाहिर है आप ये जनरलाइज, तो ये बेसिकली एक जनरलाइज स्पाइडर, एक जनरलाइज प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है जो कि एक फेज शिफ्ट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अल्फा इज अ फेज शिफ्ट, जीरो between 0 and 2 pi. जी सॉरी, आप माइक दें प्लीज। जी So the question is, ये जो अल्फा है इसकी रेंज क्या है? क्योंकि ये जो बेसिस बन रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेसिस वेक्टर बन रहे हैं आपके, और जी का अगर जी बेसिस, ये मैं कंप्यूटेशनल बेस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जीरोस एंड वंस आर ऑर्थोगोनल, ओके। सो ये फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट फाइनाइट डायमेंशन किसकी, अल्फा की पूछ रहे हैं या इसकी पूछ रहे हैं? जो बेसिस वेक्टर्स आप ये बना रहे हैं सारे। फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, क्योंकि क्यूबिट्स की बात है तो डायमेंशन इज 2, ठीक है, और बेसिस है 0 1, और बेसिकली बेसिस ये है, ठीक है। और जाहिर है अब जो अगर मैं देखें, ये तो हो गया 0, दिस 1। अब अगर मैंने क्रोनेकर प्रोडक्ट या टेंसर प्रोडक्ट लेना है, सो दिस विल बिकम 0 1, टेंसर विद 0 1, so this will become 0 0 0 1, right? सो अल्फा की रेंज क्या है? Alpha is So it's in okay, so this is the range, okay, so you, Right. 0 to 2 pi, okay, yeah okay. ठीक है। अच्छा, तो ये एक जनरलाइज एक मैट्रिक्स है, और अगर हम इसको मैट्रिक्स की जुबान में लिखना चाहें तो क्या बनेगा? इसको हम कह देते हैं m, इसको कह देते हैं, ठीक है। यहाँ m नंबर ऑफ वायर्स हैं, ये n नंबर ऑफ वायर्स हैं, और बीच में एक फेज है अल्फा। सो मैट्रिक्स की जुबान में ये बनेगा m क्रॉस n, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे e टू द पावर i अल्फा, बाकी सारे जीरोस हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो बेसिस है ना, वो जीरोस और वंस की बेसिस है, यानी दिस इज द जेड बेसिस इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इस तरह आप जो जो जेड बेसिस है वो भी बना सकते हैं, जेड बेसिस स्पाइडर, क्योंकि सिंगल बेसिस इज नॉट इनफ फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग, यू नीड 2 बेसिस एट लीस्ट। तो उसमें जो हमारा, इसको मुझे बता दें, अच्छा इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये दिस इज अ डिफरेंट बेसिस, जो वहाँ पे शेडेड मैंने आपको दिखाए थे, और इसमें बेटा फेज डाल देते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी, नहीं इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये जीरोस और वंस ये इस बेसिस में है, तो अभी मैं इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये बनेगा प्लस 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 ये माइनस है, where plus is 0 plus 1, ठीक है। and minus is 0 minus 1, ठीक है।
तो जैसे वो स्पाइडर डिफाइंड है उस तरह ये भी डिफाइन हो सकता है। अच्छा, अब हेलो। वही बात के स्पाइडर अ, से हम कर क्या रहे हैं? ये वही चीज़ है जो कि डायगोनल एलिमेंट और ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपने दिखाया था उसमें डायग्राम में, कौन सी डायग्राम में? स्फेरिकल डायग्राम जो थी फर्स्ट दिस जी जी जी, ये देखें, फ्लैश ये वही चीज ओके है। ठीक ठीक है, है। सो दिस इज द जेड बेसिस, दिस इज द एक्स बेसिस। ओके ठीक है, और इनसे आप कोई भी रोटेशन जनरेट कर सकते हैं। सो यू डोंट नीड द वाई बेसिस, ये वाई बेसिस है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं, अब मैंने आपको मैट्रिक्स की फॉर्म बता दी। अब आपने अगर छोटी मोटी इसको देखना है कि हो क्या रहा है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्पाइडर्स या दो वायर्स जो हैं वो अगर पैरेलल में हो तो वो टेंसर प्रोडक्ट होता है। यू कैन एक्चुअली चेक इट कि इसका मैट्रिक्स और इसका मैट्रिक्स जो है वो ये बनता है, यानी इस पूरे का मैट्रिक्स ये बन रहा है। और ये जो स्पाइडर है और ये वायर है, इसको आप टेंसर लें, यू गेट दिस मैट्रिक्स। सो बेसिकली आप ये जो हम डेवलप करें फॉर्मलिज्म, वी आर क्रिएटिंग अ ग्राफिकल फॉर्मलिज्म फॉर लीनियर अलजेब्रा। सो अभी तक सिर्फ लीनियर अलजेब्रा किया हमने। अच्छा, आप लीनियर अलजेब्रा और क्वांटम मैकेनिक्स में हमें नंबर्स की जरूरत होती है। कल मैंने आपको नंबर्स वो डायमंड शेप में दिखाए। आज नंबर्स जो हैं वो बेसिकली, अगर आप ये स्पाइडर लें और इसकी टांगे तोड़ दें तो नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। और उसको चेक करने के लिए एक मिसाल, अच्छा ये अल्फा है, इसका मैट्रिक्स कोई बताएगा मुझे? इसके मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे? जी नहीं, अल्फा इंटू आइडेंटिटी नहीं होगी। और कोई? जी हाँ, 2 by 2। अच्छा, चलें, इसकी तो एक वायर थी एक नहीं थी। अगर मैं इसका क्या होगा? जी क्या होगा, सोच लें। देखें, ये अगर 2 by 2 है ना, तो इसकी यहां से 2 है, 2 इसकी डायमेंशन है, 2 इसकी डायमेंशन है। यहाँ पे एक साइड पे 2 डायमेंशन होगी, तो ये होना चाहिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं खाली ये ले लूं, दिस इज अ स्केलर, और ये यहाँ पे ठीक है, और ये थोड़ी सी बेसिस का आपस में फर्क है। फेज को 0 ले लिया जाए तो कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव स्केलर्स, वी हैव मैट्रिसेस, वी हैव वेक्टर्स। और कोई भी लीनियर मैप जो है वो हम कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ रूल्स नहीं बताया आपको जो मैं अभी दिखाऊंगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, क्योंकि वो क्यूबिट्स पे काम करती है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जस्ट नीड लीनियर अलजेब्रा। कोई और मैथमेटिक्स नहीं चाहिए आपको, कोई डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपने डीकोहेरेंस को मॉडल करना है और तो उसके लिए इस तरह के कामों के लिए आपको चाहिए होगी, बट दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल साइंस और कंडेंस मैटर फिजिक्स। अगर आप स्ट्रिक्टली क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं, इट्स ऑल लीनियर अलजेब्रा, इट्स हिल्बर्ट स्पेसेस एंड टेंसर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब ये जो मैंने अभी तक फॉर्मलिज्म बताई, इसके लिए 7-8 रूल्स हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और ये रूल्स इस फॉर्मलिज्म पे अप्लाई होते हैं, और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो ट्रेडिशनल फॉर्मलिज्म है उस पर अप्लाई नहीं होते। सो दीज आर मोर जनरल देन क्वांटम कंप्यूटिंग। और हम किसी भी क्वांटम सर्किट को, जो मैंने आपको पहले एक डिक्शनरी दिखाई थी, ये जो डिक्शनरी दिखाई थी, ये डिक्शनरी को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटम सर्किट को आप इस तरह लिख सकते हैं इन स्पाइडर्स की जुबान में, और फिर आप उन रूल्स को यूज करके सर्किट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये जो पहला रूल है इसको कहते हैं स्पाइडर फ्यूजन। अगर आपके पास दो स्पाइडर्स हैं सेम बेसिस में, बीच में जितनी मर्जी तारें हैं, एक तार भी हो सकती है, वो फ्यूज हो जाते हैं और उनकी जो फेजेस हैं ऐड हो जाते हैं। इसको आप अगर मैट्रिसेस बना के चेक करना चाहें, यू कैन चेक इट।
दिस इज़ अ हैडमर्ड गेट. हैडमर्ड गेट क्वांटम कंप्यूटिंग का एक बहुत बुनियादी गेट है. उसका मैं आपको मैट्रिक्स दिखाता हूँ. तो आमतौर पे हैडमर्ड गेट क्वांटम कंप्यूटिंग में इस तरह से लिखा जाता है. हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक छोटा सा स्क्वायर, और इसका मैट्रिक्स जो होता है 1 2 1 1 1 -1. सो दिस इज हैडमर्ड गेट. हैडमर्ड गेट जो है वो स्पाइडर का जो बेसिस है वो चेंज कर देता है, विच इज़ वट हैडमर्ड गेट डज. अगर आपके पास z बेसिस है वो x में चेंज हो जाती है, x बेसिस z में. और ये जाहिर है, ये आपको ख्याल करना पड़ेगा कि हर तरफ से हैडमर्ड्स आ रहे हों. फिर ये आइडेंटिटी रूल है. अगर आपके पास जीरो फेस का स्पाइडर है और एक इनपुट है एक आउटपुट है, इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी है. हैडमर्ड्स को 2 दफ़ा अप्लाई करें, आइडेंटिटी आती है. दिस इज पाई स्लाइड रूल. अगर आपके पास z बेसिस x बेसिस में पाई फेस है, उसको आप स्लाइड करके दूसरी तरफ ले जा सकते हैं और ये साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. फिर ये कॉपी रूल है. अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, यू कैन कॉपी. और ये नोट करें कि कलर डिफरेंट है. ये है, इसको कहते हैं बाय अलजेब्रा रूल. ये हॉफ अलजेब्रा, बाय अलजेब्रा वहाँ से डिराइव होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर पे कॉम्प्लीमेंटरिटी के लिए. तो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा. इसका आसान जुबान में ये तर्जुमा किया जा सकता है कि अगर आप एक्सक्लूसिव और गेट अप्लाई करें 2 क्यूबिट्स पे और फिर जो रिजल्ट आए उसको कॉपी कर लें, ये ऐसा ही है कि जैसे आपने दोनों क्यूबिट्स को पहले कॉपी किया और फिर आपस में एक्सक्लूसिव और गेट ले लिया. सो एनीवे, अच्छा, ये सारी ये जो रूल्स हैं इसकी बेसिस पे ये फॉर्मलिज्म खड़ी है जिसको कहते हैं ZX कैलकुलस. ZX calculus. Once again, जो काम आप 2m by 2n मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं यूजिंग लीनियर अलजेब्रा, वो आप इसे कर सकते हैं. इन सब में एक बात मुश्तरक है कि जितने इनपुट्स हैं उतने आउटपुट्स हैं. जी, है ना. ये उसकी टाइम रिवर्सल के लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल, नहीं बिल्कुल. तो लॉसेस होंगे. देन दिस विल बी एन ऑर्डिनरी कंप्यूटर, नॉट अ बिल्कुल बिल्कुल. क्वांटम कंप्यूटर में जो पहले भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, पीछे लेके जाए, सॉरी मैं गलत जगह जा रहा हूँ. हाँ, जो पीछे भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जितने इनपुट्स हैं उतने आउटपुट्स हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिटैरिटी, वरना वो रिवर्सिबल नहीं है. राइट. जी, टाइम रिवर्सिबल. टाइम रिवर्सिबल नहीं है. लेकिन मैं फिर एक और क्वांटम कंप्यूटिंग है जो टाइम रिवर्सिबल नहीं है, वो कभी बात करेंगे उस पर. ये सर्किट मॉडल है, इसको सर्किट मॉडल कहते हैं. सर्किट मॉडल इज ऑलवेज रिवर्सिबल, टाइम रिवर्सिबल. जी, अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या होता है. अच्छा, इन रूल्स की एक और बात यह कि दीज आर इसके जो डुअल में रूल्स हैं वो भी काम करते हैं. यानी अगर आप इन दोनों की बेसिस चेंज कर दो, दिस रूल स्टिल अप्लाइज. इसको अगर मैं ये शेडेड बेसिस में लूँ और हैडमर्ड अप्लाई करूँ तो बेसिस, यानी आप कलर्स फ्लिप कर दें, दिस स्टिल वर्क्स. लेकिन ये बात याद रहे कि हैडमर्ड का कलर चेंज नहीं होता. हैडमर्ड इज स्टिल हैडमर्ड. अच्छा, ये इसके बारे में, मतलब इसको हम कभी कभी मजाक में इस तरह भी कहते हैं कि 7, इस तरह वो किताबें होती है ना, 7 रूल्स ऑफ लव, और तो उस तरह ये 7 रूल्स ऑफ ZX कैलकुलस. जी, अच्छा, अब दोबारा वो पहली वाली प्रॉब्लम. ये हमारे पास एक ये तो अभी छोटा सर्किट है, अभी मैं बड़ा भी दिखाऊं. ये क्वांटम सर्किट है. ये इनिशियल स्टेट सप्लाई की 0. तो अब मैं अगर आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि इसका आप ओवरऑल एक वेक्टर लिखें, ठीक है, जो कि बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 1. ठीक है. अब आप देख रहे हैं वेक्टर कितना बड़ा है 3 क्यूबिट्स के लिए. ठीक है. ये दिस इज 1/8. अब फिर ये मैट्रिक्स कितना होगा? 8/8, राइट. अब यानी अगर मुझे ये सॉल्व करना है, इसका मुझे आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मुझे पहले ये मैट्रिक्स को टेंसर प्रोडक्ट्स लेने होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मेरे पास एक वेक्टर आ जाएगा. मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वेक्टर अवेलेबल है. ये काम ग्राफिकली भी कर सकते हैं. पहले तो मैंने वो डिक्शनरी यूज़ किया पीछे वाली,
उसके बाद मैंने रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दिए। यहाँ ये स्पाइडर फ्यूजन रूल है, ये स्पाइडर सेम कलर है, एक तार है, ये फ्यूज हो गया, ये स्पाइडर इसके साथ फ्यूज हो गया, ठीक है। ये वाइट स्पाइडर इस वाइट स्पाइडर के साथ फ्यूज हो गया। ये यहाँ पे आइडेंटिटी रूल है, ठीक है, जीरो फेस स्पाइडर अलोंग अ वायर, ये आइडेंटिटी रूल अप्लाई हो गया। उसके बाद ये हाइडमर्ड ने ये स्पाइडर की बेसिस चेंज कर दी, वाइट हो गया, ये फिर फ्यूज हो गया, ये आ गया। और दिस इज अ वेरी एलिमेंट्री क्वांटम स्टेट विच इज कॉल्ड GHZ स्टेट, जो कि क्वांटम, जो कि बेल्स थ्योरम के लिए यूज होती है आमतौर पर, GHZ स्टेट। अच्छा, अब आप कोई मुझे बता सकता है कि ये जो स्पाइडर एंड पे आया है इसका मैट्रिक्स क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास स्पाइडर है, जिस तरह पीछे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये कैसे आएगा? जी ये बेसिकली बनता है दिस इज कॉल्ड GHZ स्टेट। अच्छा, ये तो भूल जाएंगे GHZ स्टेट है, लेकिन सवाल ये है कि असल बात ये है कि सारी कैलकुलेशन हमने ग्राफिकली की है, और अगर आपकी ये रूल्स के ऊपर ट्रेनिंग हो जाए, यू कैन look at this spider and write its matrix or vector or whatever, ठीक है। तो अच्छा, ये तो एक छोटी एग्जांपल थी, अभी भी आप कहेंगे कि देखें ये काम हम ऐसे, अच्छा ये जो सिंप्लीफिकेशन है ग्राफिकली, ये आप यहाँ नहीं कर सकते, यू वी सिंपली डोंट हैव द रूल्स टू डू इट। और अच्छा, एक और चीज आप नोट करें, ये जो जीरो स्टेट्स हैं इनको भी आप इस तरह स्पाइडर के तौर पे लिख सकते हैं। तो स्टेट्स, वेक्टर्स, स्टेट्स और जो गेट्स हैं वो सारे स्पाइडर्स और हैडमर्ड गेट की शक्ल में हैं। अच्छा, कल का आपको अगर याद हो, कल हमने टेलीपोर्टेशन की बात की थी। अब मैंने ना, वो कल तो हम इस तरह देख रहे थे ऊपर की तरफ, आज हम इस तरह से देखेंगे। तो टेलीपोर्टेशन का जो एल्गोरिथम है वो भी ये ZX कैलकुलस बयान कर सकता है। तो ये वो एंटेंगल स्टेट है जो कल हमने देखी थी, बेल स्टेट। ये वो स्टेट है यहाँ पे जो एलिस ने भेजनी है, और ये बेल टाइप मेजरमेंट है जो एलिस ने किया है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे बॉब को कम्युनिकेट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। एनीवे, तो ये स्पाइडर वाले जो मैंने आपको रूल्स बताया, वो रूल्स अप्लाई करके, ये मैंने रूल्स अप्लाई किए एक दम। ये पहले फ्यूजन की है, हैडमर्ड रूल है, फिर फ्यूजन है, फिर आइडेंटिटी, फ्यूजन रूल, फिर आइडेंटिटी, और इवेंचुअली डायग्राम आपके पास आ क्या रही है कि ये जो एलिस की जो स्टेट है वो बॉब की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यानी ग्राफिकली यू कैन सी दैट दिस इज वर्किंग, दिस एल्गोरिथम वर्क्स। अब मैं एक और मुश्किल, अब मैं थोड़ा सा मुश्किल चीज की तरफ आता हूँ। ये तो अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा बड़ा सर्किट है। अब मुझे बताएं कि इसका जो ये जो इनिशियल स्टेट है वो कितनी बड़ी होगी? हाँ, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा वेक्टर है, सॉरी 1। अब आप, अगर मैं आपको एग्जाम में कहूँ यार ये इसका मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, तो आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पेजेस लंबी, जिसमें आप ये मैट्रिसेस, इनकी मैट्रिसेस आपको पता होते हैं वैसे, लेकिन ये सारों को मल्टीप्लाई करना, टेंसर लेना, टेंसर प्रोडक्ट लेना, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आप इसको ग्राफिकली कर सकते हैं। ग्राफिकली फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू, ये रूल्स जो है ये बहुत छोटे से 4-5 रूल्स हैं, और एक दफा आपको, यू वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट्स हार्ड टू डू इट रॉन्ग। और तो ये हमने कन्वर्ट किया ये, और रूल्स को मैंने यहाँ लेबल भी किया हुआ है, क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो यू फॉलो इट। एक चीज यहाँ पे, अब मिसाल के तौर पे ये पीछे यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद कौन से क्यूबिट्स एंटेंगल्ड होंगे। तो ये इसको देख के बताना बड़ा मुश्किल है, और अगर आप मैट्रिक्स कैलकुलेशन भी करें तब भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैट्रिक्स तो आपको यहाँ कहीं पे जाके या यहाँ पे जाके एक वेक्टर देगा। तो ये बताना मुश्किल है मैट्रिक्स वेक्टर को देखे कि कौन से क्यूबिट्स एंटेंगल हो जाएंगे। यहाँ पे तो अनएंटेंगल्ड है ना,
इनको आप सेपरेट क्यूबिट, सेपरेट किट्स के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये जो ग्राफिकल फॉर्मलिज्म है, इसमें हमारे पास एंड पे इस तरह की शक्ल बनती है, तो हमें पता लगता है कि पहला, तीसरा, चौथा क्यूबिट एंटेंगल हो गया और दूसरे वाला नहीं हुआ। तो इस तरह के सवाल जो हैं क्वांटम कंप्यूटर्स में यू कैन आस्क दिस फॉर्मलिज्म। अच्छा, अभी ये बीच में स्टेप्स हैं जो कि स्टार, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं किए, ये आगे हुए में। अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द फॉर्मलिज्म। अच्छा, कल एक और सवाल काफी ज्यादा लोग पूछ रहे थे कि इतनी ज्यादा हमने जी तो यहाँ पर 4 स्टेट्स से 3 एंटेंगल्ड निकले, जी एक अनएंटेंगल्ड। जी तो ये बेसिकली 4 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया गया और फिर उसके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस जी निकाले गए। जी जी और जी। इस इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में एक बिल्कुल आ, एक अलग हो गया। एक अलग हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल That's true. हाँ, ओके। तो यही चीज आपको ग्रुप थ्योरी से भी मिल सकती जी है। जी। एग्जैक्टली। एक और बात, ZX calculus is basically spiders plus group theory. So this यंग is टैब्लो part- आप इसका बनाए, जी वो एकदम निकल जी आएगा। जी जी that's- जी हाँ पूछें। इन रूल्स को यूज करते हुए क्लासिकल कंप्यूटर पे मैं एक क्वांटम कंप्यूटर का सिमुलेटर बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ कि बिल्कुल जितना मर्जी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जाहिर है सिमुलेटर लिमिटेड होगा, बट यू कैन डू इट। और इसके लिए अब ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ठीक है, आप एक सर्किट बनाएं। अब ठीक है, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आपको चाहे एंड पे वो कन्वेंशनल सर्किट ही दे, लेकिन बैक एंड पे इट्स यूजिंग दिस। क्योंकि देखें, ये सवाल तो एक सवाल था ना कि एंड पे क्या हासिल हो रहा है। अब सवाल आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि यार ये इतना बड़ा सर्किट है, फिजिकली इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे गेट्स चाहिए और बड़ा मुश्किल है, तो क्या मैं एक ऑप्टिमाइज सर्किट बना सकता हूँ जो यही काम करे लेकिन थोड़े क्यूबिट्स के साथ? ये सवाल पूछ सकते हैं। तो वो काम ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं इनके साथ किया जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट स्टेप्स यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, नॉट एवरी स्टेप इज अवेलेबल इन दिस फॉर्मलिज्म। ठीक है, तो जो ZX calculus it's more generalized than quantum computing। तो सर्किट ऑप्टिमाइज करना, सर्किट रिड्यूस करना, तो इसमें कुछ कटिंग एज सॉफ्टवेयर हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं। कुछ कंपनीज, IBM भी उसमें शामिल है, वो इसको यूज कर रहे हैं। और यू कैन एक्चुअली सी कि इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट है। जी अच्छा, एक बात ये भी है कि चूंकि मेरे पास बहुत बड़े बड़े मैट्रिक्स नहीं है सोल्व करने के लिए, तो मेरे पास वो मेमोरी की प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई है। तो मेरे पास फिर लिमिट क्या रहती है क्लासिकल कंप्यूटर पे? मैं कितना बड़ा क्वांटम कंप्यूटर नहीं बना सकता, क्योंकि मैं तो अब रूल्स बस बार बार अप्लाई करता रहूँ, जितना मर्जी बड़ा बना लूँ क्वांटम कंप्यूटर के नहीं, सिमुलेटर। अभी आप जो जिस तरह बयान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यू आर मेकिंग अ सिमुलेटर ऑफ लीनियर अलजेब्रा बेसिकली, यू आर नॉट मेकिंग अ सिमुलेटर ऑफ क्वांटम। क्योंकि देखें, अभी तो मैंने यहाँ पे 0 0 अप्लाई किया ना। क्वांटम कंप्यूटर में दिस कैन बी अ सुपर पोजिशन, तो उसमें 0, उसमें इस तरह की स्टेट भी हो सकती है 0 की बजाय ना। ठीक है, तो उसमें यू कैन डू पैरेलल कंप्यूटेशन at the hardware level in quantum computer. Classical computers में you can't do it. आपका जो सवाल था कि ज्यादा इधर 50 जीरोस क्यों ना लगाएं, 5000 क्यों ना? प्रॉब्लम इज दैट द बिट्स विल गेट डिकोहेरेड वेरी फास्ट। जी, क्वांटम ये दो क्यूबिट्स भी मुश्किल काम है, 3 उससे ज्यादा, 30, मैं खाली 5 तक गए अब तक। नहीं 20 हो गए हैं। 20 हो गए, चल 20 हम भी यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। चलिए 20 हो गए, गुड। एवरी ईयर देयर इज एन एडवांस। जी, अच्छा चलें, ये तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात हो गई, लेकिन कल जो हम बात कर रहे थे कि चलें क्वांटम कंप्यूटिंग तो एक बड़ी अप्लाइड फील्ड है, हम थोड़ी फंडामेंटल फिजिक्स भी करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू बेल थियरम और बेल टाइप थियरम्स विद दिस फॉर्मूला। तो ये दिस इज अ प्रूफ, दिस इज अ कंप्लीट प्रूफ ऑफ। तो बेल थियरम की कई किस्म की वैरायटी हैं। तो ये 3 लोगों ने एक थियरम दिया था, इसको ये कहते हैं Chiazzi-Bell थियरम। मुझे सारों के नाम याद नहीं है, शायद ग्रीनबर्गर,
ये जाइलेंगर है, बाकी दो के नाम मुझे भूल गए हैं। एनीवे, तो उसमें बेसिकली आप ये स्टेट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ 3-4 किस्म की ना डिफरेंट क्वांटम मेजरमेंट्स करते हैं और फिर आप उसके रिजल्ट देखते हैं। तो जो क्लासिकल थियरी है ना, जिसमें आपके पास लोकेलिटी है और यानी लोकल रियलिस्टिक जो आपके पास अगर थियरी है, उसके आउटकम कुछ और आते हैं और क्वांटम थियरी कुछ और प्रेडिक्ट करती है। तो इसको आप टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स लोकल है या नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये थ्योरम, इस थ्योरम की अच्छी बात ये है कि ये थ्योरम आपको एग्जैक्ट नंबर, ये थ्योरम आपको इनइक्वालिटी नहीं बताता। जो बेल के पुराने थ्योरम थे, जो कि वो भी टेस्ट हो चुके हैं, वो बल्कि हमने लाहौर में भी किए हैं लम्स में एक्सपेरिमेंटली, तो वो तो इनइक्वालिटीज बताते हैं, यानी वो प्रोबेबिलिस्टिक टेस्ट हैं। ये इस टेस्ट की खास बात ये है कि इस टेस्ट में क्वांटम मैकेनिक्स एक आंसर देती है और क्लासिकल वो लोकल रियलिस्टिक थियरीज वो ऑर्थोगोनल आंसर देती है। तो वो ये जो लेफ्ट साइड पे क्वांटम मैकेनिक्स, अब जाहिर है ये एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटल बहस हो जाएगी, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन क्वांटम थियरी का आउटकम जो है पाया आ रहा है, उसका जीरो आ रहा है। ये लोकल हिडन वेरिएबल थियरी, तो इस पे बाद में बात हो सकती है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि यू कैन डू मैथमेटिकल थियरम्स और नए थियरम्स पे भी आप काम कर सकते हैं ग्राफिकली। और अब जाहिर है, अब फिर ये सवाल भी करते हैं लोग कि चलें फॉर्मलिज्म बना दी, तो फॉर्मलिज्म हमें क्या बताएगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि एक कैलकुलेटर बना दिया, तो कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक थियरी बना के दे तो वो हमारे दोस्त सईद अजमल कहते हैं कि साइंस इज द मैन। तो यहाँ पे भी अच्छा, अब हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं। और अब ये अगर आप हटा दें, नहीं पता नहीं हटाना चाहिए या नहीं, मैं आपको बताऊंगा फिर। आप लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं और मैं इसको क्वांटम लिंग्विस्टिक्स नहीं कहता, यहाँ मैंने मजाक में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें पीछे मैंने आपको रेफरेंस पेपर बताया था, इसमें अगर आपने कोई रेफरेंस पेपर देखना है जिसमें कुछ हद तक ट्यूटोरियल भी है, तो वो आप ये पेपर देखें, फाउंडेशंस फॉर नियर टर्म क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नियर टर्म इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका फोकस उन क्वांटम कंप्यूटर्स पे है जो कि 20 क्यूबिट्स पे चलते हैं, जो कि हमारी जिन पे हम, यानी जो कि अब हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करता हूँ, ये मेरे सुपरवाइज़र हैं, और पहले ये कंप्यूटर साइंस में होते थे, नाउ ही इज़ विद अ कंपनी, द कंपनी यूज्ड टू बी कॉल्ड कैम्ब्रिज क्वांटम, नाउ इट्स कॉल्ड क्वांटिनोम। तो ये, और इस पेपर के थोड़े से बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी कर लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के। अच्छा, तो कहानी बेसिकली ये है कि पहले अच्छा, अभी मैं लिंग्विस्टिक्स की बात करूंगा जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। तो लिंग्विस्टिक्स जो है, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अब इट्स अ मैथमेटिकल फील्ड नाउ, मोर और लेस। काफ़ी हद तक इस पे मैथमेटिकल थियरीज अवेलेबल हैं। नॉम चॉम्स्की का बहुत बड़ा नाम है इसमें, और भी लोग हैं। और अब क्योंकि ये मैथमेटिकल है, तो इस पे आप कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स, उनको टेक्नोलॉजी कहना या एम्पिरिकल साइंस कहना मुनासिब है, दे आर नॉट फंडामेंटल साइंस लाइक तो। और अच्छा, तो लिंग्विस्टिक्स में मैथमेटिकली, वैसे तो लिंग्विस्टिक्स में कई चीज़ें हैं, सोशल लिंग्विस्टिक्स है, ज़ुबान की एवोल्यूशन किस तरह हुई हिस्ट्री में, एटिमोलॉजी, तो वो कई किस्म की इसकी ब्रांचेस हैं। लेकिन जो काम मैथमेटिकली हम कर सकते हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक तो ये है कि हम लैंग्वेज का सिंटैक्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आमतौर पे हम ग्रामर कहते हैं। दूसरा ये है कि हम वर्ड मीनिंग्स या सेंटेंस मीनिंग पे फोकस करें कि एक वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इसको सिमेंटिक्स कहते हैं। अब सॉरी अच्छा, अब सिंटैक्स और सिमेंटिक्स अब ये एक फंडामेंटल सवाल है फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज का भी, कि सिंटैक्स और सिमेंटिक्स आपस में एक दूसरे को किस तरह से इन्फॉर्म करते हैं, क्या ताल्लुक है इनमें। ग्रामर क्या हमारे, क्या ग्रामर जो है वो बायोलॉजिकली इवॉल्व हुई है, क्या वो हमारे ब्रेन के क्या वो एक ऑर्गन है बायोलॉजिकल, ठीक है, ग्रामर।
और क्या वो सिर्फ एक मैथमेटिक्स की तरह की चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं, क्या उसको मैथमेटाइज किया, किस हद तक उसको मैथमेटाइज किया जा सकता है, और क्या उसको मैथमेटाइज करने का कोई फ़ायदा भी है, मतलब या लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एड हॉक चीज़ है, और क्योंकि जानवरों की भी ज़ुबान होती है, अब लेकिन जानवर उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते सोफिस्टिकेटेड जो हम करते हैं, हम थियरीज भी बनाते हैं, हम ज़ुबान की थियरीज भी बनाते हैं। सिमेंटिक्स मीनिंग से ताल्लुक है। अब वर्ड मीनिंग तो एक चीज़ है, हमारे पास डिक्शनरीज होती हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग जो है सिर्फ अगर उसको देखें तो वो नाकाफ़ी है। अगर आपको मैं एक डिक्शनरी दे दूं और आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं आती तो आप ज़ुबान नहीं बोल सकते। और फिर अब ये सवाल ये है कि अल्फाज जब मिलते हैं तो मीनिंग पे क्या इफेक्ट आता है। दो अल्फाज का मुख्तलिफ मतलब कई मतलब हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन जब उनको इकट्ठा करें फिर मीनिंग में क्या चेंजेस आते हैं, फिर आपस उसके आसपास जो वर्ड्स हैं कॉन्टेक्स्ट की वजह से क्या, तो ये सारी सवाल जो हैं ये लिंग्विस्टिक्स के बड़े सवाल हैं, इनके कोई क्लियर कट आंसर्स नहीं है। तो इसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, ठीक है, कुछ अजम्पशंस लेके, और फिर देखते हैं कि कहाँ तक हम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ मैथमेटिकली अगर कुछ कर सकते हैं। तो सिंटैक्स ग्रामर से ताल्लुक है। अच्छा, अब सिंटैक्स, अब अभी जो मैथमेटिकल काम हुआ है काफ़ी ज़्यादा 1950s और 60s से नॉम चॉम्स्की के बाद, उसमें सिंटैक्स और सिमेंटिक्स जो है ना ये दो अलग, यानी लोग या तो सिर्फ सिंटैक्स को स्टडी करते हैं या सिमेंटिक्स को। तो तो मिसाल के तौर पे सिंटैक्स की एक थियरी जो है या एक क्लास ऑफ थियरीज, उसको कहते हैं जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। चॉम्स्की ने भी उस पर काम किया। उसमें आप करते हैं कि आप सेंटेंस एक लेते हैं, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, मुझे ऐसे गर्ज नहीं है सेंटेंस क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ सिंटैक्स पे फोकस कर रहा हूँ। सेंटेंस जो है वो आमतौर पे नाउन फ्रेज से बनता है और साथ एक वर्ब फ्रेज होती है। अब नाउन फ्रेज को फर्दर तोड़ा जा सकता है एडजेक्टिव में, और नाउन फ्रेज जाहिर है नाउन तो होगा उसमें। वर्ब फ्रेज को फर्दर तोड़ा जा सकता है वर्ब फ्रेज प्राइम, और साथ एक ऑब्जेक्ट आ गया, एक और नाउन आ गया, एक और नाउन फ्रेज, ठीक है। तो इस तरह एनीवे आप फर्दर रिफाइनमेंट्स कर सकते हैं। सो यू गेट अ ट्री डायग्राम, और एंड पे जाके आप कहते हैं चलें अगर ये ट्री डायग्राम, और फिर कई किस्म के आप बना सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो दीज आर लाइक फॉर्मल सिस्टम्स, फॉर्मल सिंबॉलिक सिस्टम्स। और फिर आप ये कहते हैं चलें हमें इससे गर्ज तो नहीं है कि मतलब क्या है, लेकिन एटलीस्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं है, ठीक है। और फिर अब जाहिर है ये एडजेक्टिव ये कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी एनीथिंग। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सिंटैक्स के ऊपर। अभी ये इसके अलावा और भी बड़ी वैरायटी है, ये मैंने एक आपको बताया। सिमेंटिक्स वाले मैंने आपको बताया, सॉरी वर्ड मीनिंग को देखते हैं। और तो वर्ड मीनिंग्स आमतौर पे लोग जो हैं उसके लिए वेक्टर स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी मिसाल, अब मैं एक जेनेरिक सा वेक्टर डिफाइन करता हूँ जिसमें ना 3 वेरिएबल्स हैं, स्लीप्स, ईट्स, और क्या हो सकता है, नहीं मुझे जानवरों के बारे, बिल्लियां और क्या करती हैं सर, आपकी बिल्ली क्या करती है यार, वाइट्स। अच्छा, अब ये मैंने वेरिएबल्स बता दिए। अब ये मैं एक टॉय सा मॉडल बना रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये तो एक जनरल वेरिएबल है ना, इसको कह देते हैं x। ये मैंने वैसे ही किट लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने डॉग को, मेरे पास एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, एक स्टोरी है जिसमें डॉग के साथ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब मैंने देखना है कि डॉग जो है उसके साथ कितनी दफ़ा स्लीप्स आ रहा है, कितनी दफ़ा ईट्स आ रहा है, कितनी दफ़ा बाइट्स आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो स्लीप्स उस खास पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर 5 दफ़ा आ रहा है, ये 10 दफ़ा आ रहा है, ये 2 दफ़ा आ रहा है। और सॉरी, इसी तरह कैट के लिए 1 2 3,
अच्छा, तो बेसिकली इस तरह मैं एक वेक्टर स्पेस मॉडल बना सकता हूँ और कुछ कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ. अब जाहिर है जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा मशीन लर्निंग का या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, उसमें मेरे पास कई और चीज़ें भी होंगी बीच में. मिसाल के तौर पे अब अगर इस बेसिस के अंदर मैं लिखूं, मैं अपना नाम लिखूं हमजा. मिसाल के तौर पे हमजा स्लीप्स 10, हमजा ईट्स 20, हमजा बाइट 0. आई होप आई डोंट बाइट. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली जो फंडामेंटल अजम्पशन है ना, जो कि फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज से आती है, वो यह है कि a word is known or the meaning of a word is known by the company it keeps. तो कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे. आपका सवाल है? ये जो वेक्टर स्पेस बनता है इस जी. केस में, तो वेक्टर स्पेस के लिए यूजुअली हमें फील्ड की भी कोई ज़रूरत पड़ती है, स्केलर फील्ड या तो इस केस में जो फील्ड बनेगी वो क्या होगी? इसमें ये तो एक टॉय मॉडल है, इसमें आप स्केलर ले लें. अभी मैंने बिल्कुल ये जो ये क्वांटम नंबर- मॉडल है उसकी बात नहीं ओके, की. आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. जी, अभी मैं बस एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आपको. उधर जो सिंटेक्स के केस में आप बेसिकली वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं या वर्ड्स बना रहे हैं रादर देन मीनिंग, उस केस में भी उससे भी एक ग्रुप बन सकता है. वेक्टर स्पेस भी ग्रुप ही होता है. जी. सो उस केस में भी ग्रुप बनाया जा सकता है. यूजुअली कम्बिनेटोरियल ग्रुप थ्योरी में हम इसे फ्री ग्रुप कहते हैं. जी. जी. अ, नहीं, मैं भी आपको ये वाला बताऊंगा. इसमें हम बेसिकली प्री ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन से वाले? प्री ग्रुप्स. प्री ग्रुप्स, जी. नॉट फ्री ग्रुप्स. नहीं, प्री ग्रुप्स. ओके. ठीक है. और वेक्टर स्पेसेस, तो वेक्टर स्पेसेस आर वेरी सक्सेसफुल बाय द वे. जितनी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है मशीन लर्निंग की, गूगल का जब आप यूज करते हैं वो आपके वर्ड्स प्रेडिक्ट करता है. इट्स ऑल पावर्ड बाय वेक्टर स्पेसेस. ठीक है. कोई सवाल है? जी, क्वेश्चन नहीं था, कमेंट ही था. जो ये जी, क्वेश्चन कर रहे थे जी. उस पे मैं जो कि लिंग्विस्टिक्स जी. पढ़ाता हूँ, जी बताएं. तो ये कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में सिमेंटिक फील्ड बाकायदा हम सब यूज़ करते हैं. एक्चुअली ये जो सिंटेक्स है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जी. जी. जिसको Context free चॉम्स्की ने grammar. जी, जो है जी. वो उसको दिया था. जी. जी. जबकि वो दूसरी तरफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम कोलोकेशन बोलते हैं कि दो वर्ड्स जो इकट्ठे साथ आते हैं उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है. तो उसके लिए फिर कॉर्पस वगैरह यूज होता है. वो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स कॉर्पस कैन बी 1000 वर्ड्स. जी, ठीक है. जी. और फिर उसमें यानी इट्स वेरी एम्पिरिकल. इट्स वेरी एम्पिरिकल जी एक्चुअली. जी साइंटिफिक है वो. मतलब मेरा क्वेश्चन अभी ये था कि इसमें जो फील्ड इससे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड इन दिस केस? नहीं, वो मैथमेटिकल फील्ड की बात कर जी, रहे मैं हैं. मैथमेटिकल फील्ड की बात नहीं, वेक्टर स्पेस के लिए हमें एक फील्ड की जी. जरूरत होती है. जी. नहीं, जहाँ तक मेरी समझ है, वैसे आई एम नॉट अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, जहाँ तक मेरी समझ है इट्स रियल नंबर्स. अब मैं चलें, अब देखें इन दोनों में एक बड़ा फ्लॉ या एक बड़ा जो गैप है वो ये है कि इसमें ग्रामर बिल्कुल इग्नोर हो जाती है. यानी इस केस में यू कैन हैव अ सेंटेंस वेयर rather than dog bites you have bites dog. तो इस केस में bites dog और dog bites एक ही चीज़ है. ठीक है. तो इसमें ग्रामर नहीं है. और इसमें दिस इज टू जनरल के इसमें आप अजीब अजीब सी चीज़ें लिख सकते हैं. चॉम्स्की का बड़ा मशहूर जुमला है, फ्यूरियस, क्या ना? हाँ, कलरलेस ग्रीन आइडियाज स्लीप फ्यूरियसली. कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है. तो हमारा जो काम है वो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करता है. और उसमें मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स में थोड़ा सा और बताना पड़ेगा कि उसमें हम जो मॉडल यूज करते हैं इट्स कॉल्ड प्री ग्रुप ग्रामर. ठीक है. तो जिस ज़माने में चॉम्स्की ने अपना काम शुरू किया उसी ज़माने में जिम लैम्बेक, who was a mathematician and a logician and a linguist, इसने भी उसी टाइम पे काम शुरू किया. एंड चॉम्स्की एंड आई थिंक दे वर अवेयर ऑफ ईच अदर्स वर्क. तो आई थिंक इनका जो पेपर था 1958 में था, एंड इट्स कॉल्ड द मैथमेटिक्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी. तो लेकिन फिर हुआ ये कि बहुत अरसे तक इनका काम इग्नोर हो रहा क्योंकि इन्होंने लिंग्विस्टिक्स में फिर इतना काम नहीं किया. और अभी थोड़ा सा रीडिस्कवर हुआ है. दिस इज अ वेरी ओल्ड पेपर 1958.
and Noam Chomsky kept working on linguistics, so वो इसलिए वो जो चॉम्स्की वाली ग्रामर है वो ज़्यादा पॉपुलर है. तो प्री ग्रुप ग्रामर में ये होता है कि आपके पास एक सेंटेंस है, हमजा लाइक्स बुक्स. तो प्री ग्रुप ग्रामर में ये होता है कि हम टाइप्स डिफाइन करते हैं जो कि एक प्री ग्रुप पे बेस्ड करती हैं. तो हमजा और बुक्स के लिए नाउन टाइप्स हैं, और लाइक्स के लिए हम ऐसी टाइप डिफाइन करते हैं जो हमजा और बुक्स को हमजा और बुक्स के साथ जो है ना जिसमें रिडक्शन हो जाए. तो बेसिकली प्री ग्रुप्स जो हैं वो पॉजिटिव ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं, जाहिर है, राइट. पॉजिटिव ऑर्डर्ड सेट्स एक खास किस्म के सेट हैं जो कि जिसमें आपकी मैपिंग जो है ना एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में या तो एक होगी या कोई भी नहीं होगी, ठीक है. और वो मैपिंग की बेसिस जो है वो इनइक्वालिटी होती है, यानी आपके सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b तो a से आप b की तरफ मैपिंग लेके जा सकते हैं, वरना नहीं लेके जा सकते. तो जो प्री ग्रुप्स हैं उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एन एडजॉइंट, और एडजॉइंट्स को इस्तेमाल करके यू कैन गेट एन आइडेंटिटी. तो अच्छा, तो ग्राफिकली होता यह है कि ये नाउन टाइप्स मिलती हैं और एट द एंड यू गेट अ सेंटेंस. और आप बड़े जुमले जो हैं उसमें और कॉम्प्लेक्स किस्म के ये इनको रिडक्शंस कहते हैं, ठीक है. यानी ये दोनों मिलके आपको आइडेंटिटी दे देंगे, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी दे देंगे, एंड यू गेट अ सेंटेंस टाइप. और तो इससे जो बाकी चीज़ें हैं ग्रामर में एडजेक्टिव्स वगैरह, उनके लिए आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की टाइप्स बनाते हैं. This will work also with books like Hamza. Sorry? Books like Hamza. Books like Hamza. Why not? That's true. क्योंकि अभी मैंने इसमें सिमेंटिक्स की बात नहीं की. जी. This is just grammar. Yeah. This is syntax. Yeah. So you can just जी. instead of n put n inverse. No, you are right actually. मुझे वैसे बड़ी खुशी होगी, किताबों को भी मुझसे मोहब्बत है. नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अभी मैंने इसमें वो जो उसमें फर्क है, हाँ. वो एक अलग चीज है वो. अच्छा, बुक्स लाइक हमजा. जी, सिंटैक्स में दिस इज करेक्ट. हाँ, प्री ग्रुप के साथ थोड़ा सा और स्ट्रक्चर डालो तो फिर कर सकते हो, लेकिन वो फिर इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा, अभी तक मैंने वो जंप नहीं लिया जो इस पेपर में है. सिमेंटिक्स वाली वही पुरानी बात जो कि वेक्टर स्पेसेस हैं. तो बेसिकली हम करते ये हैं कि वी टेक, अच्छा, ये प्री ग्रुप जो है दिस इज अ कैटेगरी थियरी के मुताबिक सोचें, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस की कैटेगरी है, वहां पे प्री ग्रुप की कैटेगरी है. तो हम बेसिकली इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी ले रहे हैं. वो मैं बताता हूं कैसे. उसके अच्छा, ये बोर्ड अभी हटा दें प्लीज. हाँ, ये भी अगर अच्छा, इससे पहले एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ इसी से रिलेटेड कि ये हम यहाँ तक कैसे पहुँचे. क्योंकि तो हुआ ये कि ये जो साहब है ना जिम लैम्बेक, ये मैगिल यूनिवर्सिटी में 2004 में एक क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे टॉक अटेंड कर रहे थे, ठीक है. क्वांटम टेलीपोर्टेशन पे जैसे कल मैंने एक तस्वीर बनाई थी, मोर और लेस इस तरह की मैंने तस्वीर बनाई थी कल, ठीक है. अच्छा, अब टेलीपोर्टेशन के बाद आप दोबारा भी टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं. सो यू कैन इवन गो फर्दर एंड डू समथिंग लाइक दिस, एंड यू कैन कीप ऑन गोइंग. तो इस तरह की डायग्राम्स बनाई जा रही थी क्वांटम टेलीपोर्टेशन की टॉक में, और जिम लैम्बेक ने कहा कि
दिस इज ग्रामर। तो अगर आप इसको देखें और उसको देखें तो थोड़ी सी मुशाबियत है। तो जिम लैम्बर्ट ने कहा दिस इज ग्रामर। तो वो जो स्पीकर थे उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा यार ये बंदा बूढ़ा हो गया तो इस तरह की बातें करता है। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। एनीवे तो 10 years later he wrote the first paper on this thing। और अगर आप देखें ये तो प्री ग्रुप्स थे, ठीक है। प्री ग्रुप्स के साथ फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस कहाँ से आ रहे हैं? वो यहाँ से आ रहे हैं जो कि कल मैंने आपको दिखाए थे। A pre-group is it's a positive ordered set. Which means that if let's call it P, if you have A, B in P, then there's a mapping from A to B if A is less than or equal to B, no mapping otherwise. And there is something called the left adjoint and the right adjoint. And those adjoints obey certain equations. So if we have an element A, then let's call the left adjoint AL, right adjoint AR. Then you have certain inequalities. यहाँ पे probably I am making a mistake. ये कि L यहाँ पे या R है। जी। Adjoints are unique. So less than or equal to को कैसे define करेंगे in your case syntax के केस में? Syntax के केस में less than और equal to को देखिए ये जो यहाँ से हम जाते हैं ना, ये जो रिडक्शन होती है हम कहते हैं कि अच्छा अब मैं उसको ज़रा अलजेब्रिकली लिखता हूँ एन ये जॉइंट है बाय द वे, क्योंकि वहाँ पे मैं लेफ्ट और राइट का ख्याल नहीं रख रहा, ठीक है, क्योंकि बुक्स और हमजा को हम फ्लिप कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो एडजॉइंट्स हैं वो सेम है, तो वहाँ पे एल और आर मैंने नहीं लिखा। तो अच्छा बाय द वे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव और दूसरी किस्म की। यहाँ से यू गेट 1s1 and this is equal to s. This is like a conjugation. जी बिल्कुल। Okay. अच्छा तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअली हमने ये किया कि फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस लिए हैं और उनके साथ ये प्री ग्रुप स्ट्रक्चर्स लगाती हैं जो कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर्स और क्वांटम टेलीपोर्टेशन में अवेलेबल हैं, ठीक है। और बाकी इसका मतलब ये है, देखिए फाइनाइट वेक्टर स्पेसेस जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के केस में हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, ठीक है। प्री ग्रुप्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम तो जिम लैम्बर्ट की ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये थी कि जो नीचे क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं, this is an analogy with grammar. Okay, so this can be used to model grammar. So basically ये analogy है quantum computing के बीच में, और इसलिए मैंने quantum computing लिखा, quantum physics नहीं लिखा, क्योंकि quantum physics is more general than quantum computing. तो ये analogy है, इसको आप use करके, और फिर अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से। फिर अब इसकी बेसिस पे अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, यू गेट मच मोर बेटर रिजल्ट्स। और एक और फिर फ़ायदा ये होता है क्वांटम कंप्यूटर है, थोड़ा सा पैरेलल कंप्यूटेशन भी हो सकती है। तो वेक्टर स्पेस फाइनाइट होगा इस केस में, इसलिए फाइनाइट कर रहे हैं। फाइनाइट वेक्टर स्पेस होगा, क्वांटम कंप्यूटर जाहिर है लिमिटेड कैपेसिटी है, यू कांट गो इनफाइनाइट। ओके।
मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मशीन लर्निंग में एनएलपी पे जो काम हुआ है उसमें हम सिर्फ मॉडल्स को ट्रेन करके एक बार हम रख देते हैं एंड देन द रिजल्ट्स आर प्रेडिक्टेड विद इन सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स। जी तो वो ज़्यादा फास्ट ना हुआ क्योंकि वो बस लर्निंग टाइम ही ज़्यादा है, लेकिन प्रिडिक्शन तो फ़ौरन से हो जाएगी वंस यू आर डन विद द मॉडलिंग एंड स्टफ। दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए जब इसकी भी मशीन लर्निंग होगी, इसका जो प्रोसीजर है मशीन लर्निंग का वो वही है जो क्लासिकल कंप्यूटर का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो कंप्यूटेशन है वो क्वांटम कंप्यूटर पे रन कर रही है। ठीक है, मतलब जीपीयू की बजाय वो एक आप quantum- जीपीयू भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जहाँ पे आपको पता नहीं 1024 बिट्स चाहिए थे वहाँ पे 10 क्यूबिट्स चाहिए। ठीक है, 2 to the power 10 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, ये एक तरह से आपने रिसोर्सेज बचा लिए। अच्छा, यहाँ पे ये ग्रामर है, तो ऊपर जो ट्राइंगल्स थे वो फाइनाइट वेक्टर्स हैं यानी क्वांटम स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये मैंने कल जिक्र किया था, दिस इज अ बेल स्टेट। और आप यू कैन मैथमेटिकली अगर देखना चाहें कि यार अगर हमारे पास, क्योंकि ये शो कर रहा है कि इन दो वर्ड्स के बीच में एंटेंगलमेंट टाइप की कोई चीज़ है, दे आर सम हाउ कोरिलेटेड। क्योंकि लाइक का मीनिंग जो है वो काफ़ी बदलेगा अगर मैं ये वर्ड्स को चेंज करूं। तो कॉन्टेक्स्ट, कुछ हद तक कॉन्टेक्स्ट भी आ गया इसमें। ठीक है, ग्रामर के साथ। और मैथमेटिकली यू कैन चेक कि अगर आप ये एंटेंगलमेंट को रिमूव कर दें तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये तस्वीर नहीं आई? मैं उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास, अब मैं इसको, ये जो सेंटेंस था हमजा लाइक्स बुक्स, हमजा लाइक्स बुक्स। यहाँ पे जो सेंटेंस टाइप है इसको मैंने 2 तारे लगाई हैं क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में मुझे यूनिटैरिटी चाहिए। तो जितने, इट्स लाइक अ लॉजिक गेट, जितने इनपुट्स आ रहे हैं उतने आउटपुट्स निकल रहे हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप कहें, अगर हम कहें कि ये दिस, क्योंकि ये क्वांटम स्टेट इनिशियलाइज, अच्छा अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना उस पर ये डायरेक्शन है टाइम की। ये मैं क्वांटम स्टेट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ये मैं क्वांटम स्टेट इनिशियलाइज हुई है, ये क्वांटम स्टेट इनिशियलाइज हुई है, और ये फिर मैंने जाके ना एक बेल टाइप मेजरमेंट कर दिया। ये बेल टाइप मेजरमेंट 2 क्यूबिट की, और ये तारे ऐसे ही जा रही हैं। अच्छा, अब अगर कल हमने बात की थी सेपरेबल और नॉन सेपरेबल की, कि जो क्वांटम स्टेट्स होती हैं वो, जो एंटेंगल स्टेट्स होती हैं वो सेपरेट नहीं होती। तो अगर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करें तो देखो क्या होता है। इसको सेपरेट कर दिया तो इसको लाइक्स 1 कह देते हैं, इसको लाइक्स 2 कह देते हैं। हमजा, अगर मुझे बचपन में ये पढ़ाया गया होता, जी अंग्रेजी इस तरह से बोलो, जी लाइक्स हमजा बुक्स, तो फिर ग्रामर और ही हो जाती ना। नहीं, लाइक्स, ओके, पहला लाइक्स हमजा बुक्स जी या लाइक्स बुक्स हमजा, जी तो would it be the same grammar? नो। ग्रामर क्या? में एक चीज सिंटैक्स से हमें ये पता लगती है कि जो मीनिंग होगी, जो सिमेंटिक्स होंगे, वो एक ही होंगे, लेकिन ग्रामर मुख्तलिफ, सिंटैक्स मुख्तलिफ दैट इज होगा। ट्रू, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ माय फर्स्ट पेपर, जो कि अभी अगले महीने आ जाएगा। और उसमें मैंने शो किया कि उर्दू ज़ुबान में वर्ब हम एंड पे लिखते हैं, अंग्रेजी में बीच में लिखते हैं, बात हम एक कर सकते हैं अप टू वर्ड लेवल ट्रांसलेशन। तो वो इट्स और ये एक बहुत बड़ी दलील है यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ग्रामर की, जो कि चॉम्स्की की बात करता है कि एक ग्रामर का ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नेचुरली है या इवॉल्व हुआ है, जो कि बाकी जानवरों में नहीं है। मैं भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो बेसिकली नॉम चॉम्स्की कहता है डीप स्ट्रक्चर की बात करता है, ये अपेरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जी तो जब आप मुख्तलिफ ज़ुबानें दुनिया की देखते हैं, उनमें चॉम्स्की के मुताबिक डीप स्ट्रक्चर सिमिलर ही है जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। ये अपेरेंट स्ट्रक्चर, वो पहले डीप स्ट्रक्चर जो है वो अपेरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और फिर वो सेंटेंस में कन्वर्ट होता है। तो उसकी बेस पे उसने जनरेटिव ग्रामर्स बनाई हैं जो एप्लीकेबल हैं दूसरी लैंग्वेजेस पे भी, अगरचे कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन पे वो शायद नहीं अप्लाई होती, लेकिन मेजॉरिटी पे वो हो जाती हैं। मतलब जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं जी, जी। जिसमें इंग्लिश है, फ्रेंच है, उसमें उर्दू भी है। उर्दू है, पर्शियन है, इन सब पे वो एक ही सिंटेक्स जी। बेसिकली अप्लाई हो जाता है। उर्दू जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बिल्कुल वही उसका सिंटैक्टिकल ऑर्डर है जो इंग्लिश का है। नहीं, सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन डीप स्ट्रक्चर ओके। इसका सेम है। अब वो ज़रा तफसील में जाना पड़ेगा। नहीं, अभी अभी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, शायद उसी की तरफ जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि अगर लाइक्स का जो वर्ब है ना वो सेपरेबल हो जाए तो फिर जुबान का मॉडल नहीं चलेगा ये वाला। क्यों वाला? अब आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि ये जो लाइक्स टू है ये बुक्स को ले रहा है, हमजा को इसे पूछ ही नहीं रहा है। यानी अगर ये सेपरेबल होता ये स्ट्रक्चर, तो फिर मैं यहाँ पे जो मर्जी चीज़ लगाऊं इसके मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वी नीड नॉन सेपरेबल स्टेट्स इन लैंग्वेज। और अच्छा, अब मैं अच्छा अब बेसिकली ये एक जुमला है, ये जो ज़रा बोल्ड सी वायर है इसका मतलब है दो तारे हैं। ठीक है, तो ये उसी तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो एसेंशली जब आप इसको एम्पेरिकली परफॉर्म करना चाहते हैं कंप्यूटर के ऊपर, यू नीड टू मैप दिस टू अ वेरिएशनल क्वांटम सर्किट विच लुक्स लाइक दिस। और इसमें एलिस के ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है, सो एलिस इज अ वेक्टर के दो वेरिएबल्स हैं जो कि वही ZX बेसिस जो मैंने आपको बताई उसके अंदर हैं। और ये वही फॉर्मलिज्म है जो भी हमने देखी है। ये बॉब के वेरिएबल्स हैं। ये हेट्स की ना डीकम्पोजिशन हुई हुई है। किसी भी यूनिटरी की आप ऑयलर डीकम्पोजिशन कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट ऑयलर, दिस इज श्मिट डीकम्पोजिशन। सो और उसका मकसद ये है कि डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ना ये अलग हो जाएं। अब आपने करना ये है, अब आपने मशीन लर्निंग करनी है। ठीक है, यू विल नीड अ बिग डाटा सेट, और उसको आप यानी कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आप चेंज करेंगे और फिर आउटपुट पे देखेंगे क्या आ रहा है मेजर करके। जब आपके मुताबिक मेजरमेंट आ जाएगी तो आपके जो पैरामीटर्स हैं ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। मशीन लर्निंग में यही किया जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि मशीन लर्निंग में यू हैव अ ब्लैक बॉक्स। मशीन लर्निंग में you have these initial states and a black box which is lots of parameters, sometimes thousands of parameters. तो मशीन लर्निंग जो है वो ओवरफिट करती है। और तो ये इसमें हमने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक तरह से हार्ड कोड कर दिया है, और जाहिर है मुख्तलिफ सेंटेंसेस के लिए मुख्तलिफ होगा, तो वो एक फॉर्मल प्रॉब्लम लाता है। तो इसमें हमने यानी अगर आप देखें 7-8 वेरिएबल्स हैं, 7-8 पैरामीटर्स में एक सेंटेंस हो गया है। टिपिकल NLP में शायद ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हम विकीपीडिया से एक आर्टिकल उठा के देते हैं क्वांटम कंप्यूटर को, पूछते हैं चॉम्स्की एनार्किस्ट है या नहीं है, और क्वांटम कंप्यूटर हमें बताता है कि 93% जो है वो एनार्किस्ट है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, AI की कॉम्प्रिहेंशन के प्रॉब्लम्स, वो NLP से किए जाते हैं। उसके अलावा मशीन ट्रांसलेशन, इफ़ यू गिव मी अ सेंटेंस इन उर्दू, अंग्रेज़ी में क्या होगा वो क्या। और फिर उसके बाद अच्छा अगर आप यहाँ देखें ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। बस ये अब आखिरी पॉइंट है मेरा। ये जो स्ट्रक्चर है ना एलिस हेट्स बॉब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये एलिस और बॉब हैं, दो क्यूबिट्स हैं, और उसके बाद एक लॉजिकल गेट है। इसके आगे मैं एक और लॉजिकल गेट लगा सकता हूँ एक अगले जुमले के तौर पे। आई कैन मेक अ होल स्टोरी, और इसके पैरेलल में और कैरेक्टर्स ऐड कर सकता हूँ। और अगर आप गौर से देखें तो दिस इज इन अ सेंस इंडिपेंडेंट ऑफ
कुछ सेंस में इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेजेस. यहाँ पे हेड्स की जगह उर्दू में कुछ लिख दें, द स्ट्रक्चर विल स्टिल स्टे द सेम. तो मेरा अभी मैंने एक आगे और नाम लिखना शुरू कर दें और लॉजिकल गेट्स, और जाहिर है ये लॉजिकल गेट्स के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मशीन लर्निंग से लर्न होंगे. अब वो जाहिर है एक स्पेसिफिक सेंटेंस या स्पेसिफिक पैराग्राफ या ऐसे के लिए डिफरेंट होंगे. अब फिर आप इसके साथ कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं. जैसे आप एंड पे इनर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ट्रेस ले सकते हैं, वो उसकी फिर लैंग्वेज में एनालॉजीज बनती हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो अभी मैंने इन माय रीसेंट पेपर आई हैव शोन दैट कि अगर आप दिस इज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर एक लाइन में होती है. तो उसमें हमने इस तरह की इंग्लिश और उर्दू में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखी हैं, और हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि उर्दू ग्रामर जो है इट्स आइसोमॉर्फिक टू इंग्लिश ग्रामर. मीनिंग की बात मैं नहीं कर रहा, अभी ग्रामर की बात करें. तो वही जो चॉम्स्की वाली बात है कि कोई डीप स्ट्रक्चर है, मे बी देयर इज, लेकिन उर्दू इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल क्योंकि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एक बड़ी क्लास है, और उर्दू हमारी उर्दू ज़ुबान पे 100 साल वो अंग्रेज़ों का भी है इन्फ्लुएंस. तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो है वो दे आर वेरी सिमिलर. सो आई विल स्टॉप हियर. अब Q&A के लिए मैं इस पे थोड़ी सी मैं अगर बात कर दूं, उर्दू पे इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं है कि सिर्फ उन्होंने हम पे रूल किया है जी, बल्कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की ब्रांच है जिसमें फैमिलीज, जब लैंग्वेज फैमिलीज बनाई जाती हैं दे आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंटैक्स. अगर वर्ड्स हमारी ज़ुबान में फ़ारसी से या अरबी से आए हैं, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. वो संस्कृत से एक थ्योरी के मुताबिक इंग्लिश भी, उर्दू भी, और यूरोपियन लैंग्वेजेस जिसमें जर्मैनिक लैंग्वेजेस हैं, रोमांस लैंग्वेजेस हैं जिसमें इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश है, तो ये सारी एक ही फैमिली के अंडर आती हैं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर के बेस पे. दूसरा जो हुद भाई ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया था, ये भी एलिस हेट्स बॉब लिखा है ना, इसमें आप स्विच कर सकते हैं एलिस और बॉब, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे शेयर द सेमेंटिक फील्ड एज वेल. यानी एलिस ये भी एक लिविंग बीइंग है और बॉब भी लिविंग बीइंग है, जबकि वहाँ पे बुक्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट तो हो सकता है, सब्जेक्ट नहीं वो होगा उसका, क्योंकि वो सेमेंटिक्स, उसकी सेमेंटिक फील्ड जो है वो मैच नहीं करी. ये बेसिकली दो चीज़ें अलग अलग पहले हुआ करती थी. सिंटैक्टिकल वो उसको हम सिंबॉलिक एल्गोरिदम्स उस वक्त बनाया करते थे. आपने बताया नहीं है, मेरा ख्याल है पूरा वो आपको बताना चाहिए था. जो एल्गोरिदम आप जो उसके लिए फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो है डिस्को कैट. जी जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंपोजिशनल, कैटेगोरिकल. जी जी, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूटिव और कंपोजिशनल दोनों को मिला के, ये पहली दफ़ा हुआ है जी. और ये इससे हमें मतलब जो लैंग्वेज के लोग हैं उन्हें एक होप नज़र आती है कि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए. अच्छा, ये जो है ना डिस्को कैट सिर्फ जुमले तक महदूद है. इसको डिस्को सर्क, क्योंकि ये सर्किट्स हैं तो इनको लैंग्वेज सर्किट्स कहते हैं. तो ये डिस्को कैट अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है वो भी कुछ हद तक डिस्को सर्क में है. लेकिन डिस्को कैट में एक जुमला है, फिर उसके बाद बात खत्म हो गई जुमले की एनालिसिस. तो ये फिर फर्दर डिस्को सर्क. तो अब हम डिस्को सर्क यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनल कंपोजिशनल सर्किट्स. डिस्ट्रीब्यूशनल का मतलब ये है कि वेक्टर स्पेसेस हैं और प्रोबेबिलिस्टिक एक हमारा एल्गोरिदम है. कंपोजिशनल वो जो मैंने आपको दिखाए प्री ग्रुप्स, और ये जो स्पाइडर्स जो ये जो स्पाइडर्स मैंने आपको दिखाया जो कंपोज करते हैं, तो दिस इज कंपोजिशनैलिटी. और लैंग्वेज में कंपोजिशनैलिटी की बड़ी अहमियत है. तो लेकिन इसमें एक मेरा सवाल है, वो ये कि जब आप इनका सेमेंटिक फील्ड बनाते हैं वेक्टर, तो अगर इसको एज ए वेक्टर आप स्टडी करते हैं तो मेरा तो ख्याल है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्यूबिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि डीप लर्निंग में भी इवन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस आपको ये जो मसलन एक BNC है ना, ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, वो तकरीबन 100 मिलियन वर्ड्स पे मुश्तमिल है. और आप अभी एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं
तो उसमें वो इतने ज़्यादा बन जाते हैं, उनके सिमेंटिक फील्ड इतनी वसी हो जाती है। मसलन लाइक्स तो जो है वो जी जी उसका रिलेशनशिप बहुत सारे वर्ड से हो सकता है, जी जी और वो दे रन इन मिलियंस। जी जी उसके लिए मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि गालिबन 50 के करीब क्यूबिट्स चाहिए होंगे, जो जी। करंटली पॉसिबल नहीं है। जी तो आपने जो उसका ये बताया, ये थ्योरेटिकली तो हाँ प्लॉजिबल लगता जी है, जी लेकिन प्रैक्टिकली कोई उसका जवाब ये है कि अभी तो वेक्टर स्पेसेस में बात हो रही है ना, तो उसमें फिर क्वांटम मैकेनिक्स की जो डेंसिटी मैट्रिसेस फॉर्मुलेशन है ना वो यूज़ करते हैं। तो डेंसिटी मैट्रिक्स में आप कई किस्म के लाखों किस्म के जो है ऑपरेशंस हैं जिनका डेंसिटी मैट्रिक्स सेम हो सकता है। तो वो एक ज़्यादा जनरल, वो इसका भी एक जनरलाइज वर्जन है। तो अभी यू आर राइट, अभी वी हैव इश्यूज। अभी ये जो थ्योरी है इनका टारगेट ये 20 क्यूबिट्स के साथ ही है, विच इज़ नाउ विद इन आवर रीच। और लेकिन ये मसाइल एनएलपी के हैं और टेक्नोलॉजी के हैं। ये जो पहला पेपर लिखा गया था इस पे, वो 2010 में लिखा गया था, और उस वक्त वो सिर्फ थियरी के बारे में, उस वक्त उनको पता भी नहीं था क्वांटम कंप्यूटर्स पे कुछ होगा। और इस पे जो पहला पेपर आया जिसने एल्गोरिदम एक दिया, वो भी इसलिए वो पेपर लिखा गया क्योंकि फंडिंग आई थी एक एनएलपी की कंपनी के साथ। उन्होंने कहा था कि काम ही एनएलपी पे करना है और इन लोगों को सिर्फ क्वांटम आती थी, तो उन्होंने मजाक में एक पेपर लिख दिया 2017 में। तो नाउ इट्स ग्रोइंग। सर थैंक यू फॉर इंटरेस्टिंग टॉक। मेरा सवाल थोड़ा सा हटके ये है कि चले हमने एनएलपी सिखा दी मशीन्स को, राइट, इमेज रिकग्निशन भी हो गई, स्पीच सिंथेसिस भी हो गई, अब वो एसेज भी लिख लेते हैं, वो बात भी कर लेते हैं, कॉल सेंटर पे आप कॉल करें तो वो मशीन आपको आंसर कर देती है, राइट। चेस भी उन्होंने हरा दिया, हमें गो भी हरा दिया। आर्टिफिशियल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस तो तकरीबन मुकम्मल हो गई है, जनरल इंटेलिजेंस भी हो जाएगी, नहीं होगी। राइट, नहीं होगी। सो माय क्वेश्चन इज एक्चुअली कि और कौन से फ्रंटियर्स हैं अभी जो एआई के लिए बाकी हैं। सो आप कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस नहीं होगी, बट चलें उसके अलावा भी और कौन से फ्रंटियर्स ऐसे हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई वहाँ पे एडवांस करेगी। देखिए, मैं एआई को, मेरा एआई के बारे में मेरी यही अप्रोच है कि इट्स अ वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, इट विल हेल्प यू मेक डिस्कवरीज। तो अभी एआई आपको अगर ऑब्जर्वेशनल डेटा है, अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप गया है, उसमें पैटर्न डिटेक्शन में मदद दे सकती है, ठीक है। तो इस तरह के कामों में जहाँ पे पैटर्न डिटेक्ट करने हैं, और वो साइंस की फील्ड हो सकती हैं, इंक्लूडिंग आई थिंक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में भी बहुत सारा इतना डेटा प्रोड्यूस होता है कि इंसान हमारे पास कम रह जाते हैं जो डेटा को देखें। तो उसमें आई थिंक एआई इज़ गुड, और एआई अभी तक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में ही उस पर काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अगर आप देखें ये जो एनएलपी वाला मेरा कंप्यूटर है, इसको आप कोई और किस्म का टास्क दें, ये फेल हो जाएगा। और एनएलपी पे भी एक खास किस्म की डॉक्यूमेंट पे ट्रेन होगा, खास किस्म के डाटा सेट के ऊपर, उससे बाहर ये फेल हो जाएगा। तो वो जो एआई के बारे में जो इस तरह के क्लेम्स होते हैं कि वो टर्मिनेटर्स आ जाएंगे और इंसान, वो एआई राज करना शुरू हो जाएंगे, तो आई डोंट बाय दैट। इसी वजह से कि हम एआई में काम ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन तो इट्स अ वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि इंसान आगे क्या करेगा, कि साइंस इज़ द मैन। रिमार्क इनसे रिलेटेड था, ट्री ऑफ लैंग्वेज हम बना सकते हैं, और शायद लैंग्वेज ट्री ऑफ लैंग्वेज से क्या मुराद है? मतलब यह कि जी फैमिली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया के अंदर, और हम ट्रेस करते चले जाएं पास्ट में। हाँ देखें, वो तो मैं मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली तो अगर सारे वर्ड्स जितने भी हैं सारी लैंग्वेजेस के, उसको इकट्ठा कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा सा कोई प्री ग्रुप बन जाएगा, या मे बी वेक्टर स्पेस बन जाए, और फिर उसके आगे फिर उसके सब ग्रुप्स बनते चले जाएंगे, और फिर कैटेगरी थ्योरी के की लैंग्वेज में फिर हम एक लैंग्वेज को एक कैटेगरी की सेंस में देख सकते हैं कि इट इज अगर ये हो जाए तो दैट वुड बी अ वेरी पावरफुल उनके थिंग। बीच में जो फंक्टर्स हैं, हाँ, ये दैट वुड बी अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, यस, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। so this I think this could be possible in a more general and हाँ, in an abstract way. आप बिल्कुल, अभी हमने जो उर्दू और इंग्लिश के साथ किया, that you basically have a functor So from one language to other, so आप ये कह रहे हैं कि वो दो कैटेगरीज आपस में isomorphic है, isomorphic है। हाँ, so this means that they have the same words or maybe same थोड़ा alphabets. सा वर्ड ऑर्डरिंग का फर्क है,
Okay. लेकिन अगेन दिस इतनी पावरफुल स्टेटमेंट के लिए हमने बड़ा रिस्ट्रिक्टिव सा लिया है So you need to define what do you mean you by need to isomorphism. हाँ एक पहले स्पेसिफाई करें कि हमने ना कुछ स्पेसिफिक चीजें ली हैं वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन प्रेपोजिशन कुछ हमें लग रहा था कि पहले इन पे करते हैं तो अभी हम उसको जनरलाइज करने की तरफ जा रहे हैं अभी इंग्लिश में भी काफ़ी गुंजाइश है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जैसे पंचुएशन अभी हमारी ईमेल पे डिस्कशन हो रही थी कि पंचुएशन को हमने अभी तक कुछ नहीं किया तो पंचुएशन को कैसे करें उससे काफ़ी फर्क पड़ता है मीनिंग पे तो दीज आर ओपन क्वेश्चंस और So ऐसा लग रहा है कि एक यूनिफाइड थ्योरी मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेजेस बनाई जा सकती है. अगर बन जाए तो बड़ा मजा आएगा पता नहीं Oh, that's good. अच्छा यूनिफाइड लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई थी आपको याद हो शायद एस्परांतो उसमें यही था कि अगर डीप स्ट्रक्चर है तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस से वर्ड्स लेके लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाई क्योंकि इसमें जो वर्ड नेचुरल है ना वो वाला हाँ, बड़ा हाँ, इम्पोर्टेंट है हाँ, नेचुरल मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा तो बायस यही होगा कि यूनिफाइड थियरी ना हो मतलब फिर तो आपने क्रिएटिविटी को सारा एक बंद कर दिया डब्बे के अंदर तो आई वुडंट लाइक दैट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे तो है तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट ही ना इसके अंदर जितने भी हमें पैटर्न्स नजर आ जाएं या जितने भी पैटर्न्स हों वो कोई यूनिवर्सल पैटर्न या कोई उसकी कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी वो तो एट द एंड ऑफ द डे कोई साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन ही का नतीजा होगा. हाँ उसकी ना वजह ये है कि बच्चों को ना एक बच्चा किसी भी माशरे में पैदा होना उसको आप लैंग्वेज ना पढ़ाओ वो लैंग्वेज सीख जाता है फिर वो गलती नहीं करता तो ये एक बड़ी मजे की बात है और किसी आप जानवर के साथ रोज गुफ्तगू करें वो जुबान नहीं सीखेगा ठीक है जो पैरेट्स नकल उतारते हैं ना वो भी सिर्फ आवाज की हद तक मिमिक्री होती है दे डोंट गेट द मीनिंग तो ये एक बड़ा ये बायोलॉजी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ऐसा क्या है कि लैंग्वेज पिक करते हैं और जो नेटिव स्पीकर होता है वो हमेशा बेहतर बोलता है आप देखें उसे हम जितनी मर्जी ग्रामर पढ़ लें वी ऑलवेज मेक मिस्टेक्स मगर इसमें एक और बात भी है ना जिस तरह से कोई बात कही जाती है जिस अंदाज में उससे भी फर्क पड़ता अगर मैं कहूँ जाओ जाओ बड़ा फर्क है ना देन दैट्स अच्छा मामला थोड़ा सा टेक्निकल हो गया अगर आप मुझे इजाजत दें तो 60 सेकंड्स तक मैं बिल्कुल सही शुस्ता अंग्रेजी बोलूंगा और टोटल बकवास करूंगा ये मैंने 10 साल की उम्र में सीखा था अब तक भूला नहीं 'Twas brillig and the slithy toves did gyre and gimble in the way, all mimsy were the borogroves, and the mome rats outgrave. Beware the jabberwock, my son, the jaws that blight, the claws that snatch, and the frumious bender snatch. And up his vorpal sword he took, and snicker snack. Are aage main bhul gaya. But for 63 years later, that's not bad. सर ये आपने कहाँ से सीखी ओह एलिस इन वंडरलैंड जैबरवॉकी वो भी मैथमेटिशियन था बाय द वे ऑक्सफोर्ड में कहते मैं ये वो कमेंट देना चाहता हूँ उनके सवाल पे कि हमने साइकोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो हुई थी हमारे स्पीशीज आर डिपेंडेड ऑन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर दैट्स ट्रू सिर्फ हमारी थियरी मेकिंग की कैपेसिटी सिंबॉलिक रीजनिंग की कैपेसिटी लैंग्वेज के साथ है और शायद हमारी सिविलाइजेशन इस पे खड़ी है हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हैं जानवरों की एक बिल्ली को और एक डॉग को आप एक 3 4 8 9 बल्कि 10 12 अल्फाज सिखा सकते हैं लेकिन उस तरह उनकी जो वोकैबुलरी है बड़ी लिमिटेड है और उनके पास शायद सिंटैक्स नहीं है जो हमारे पास है तो this has something to do with evolution but we don't know yet मगर don't other animals ants जो हैं उनके पास sign language they can create entire empires with numbers not just one bees they have a entire language to communicate with the other bees इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज साइन लैंग्वेज भी होती है ह्यूमंस के पास भी साइन लैंग्वेज है we don't excel in this we don't excel in sign language with other vocabulary है हमारे because we are used to vocabulary so sir आप कुछ हाँ बोलो तो मेरा ये विरोंग्रा so मेरा ये है कि don't other animals also have complex languages like bees
and ants in sign they language? they definitely have languages but not as sophisticated as ours. They definitely communicate. They आप किसी कोई जानवर अगर तकलीफ में है तो कुछ कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं. Would they have a grammar? That's a difficult question. I don't think they have grammar. I think they might have. Because of the इस पे बिल्कुल इस पे इट्स एन ओपन क्वेश्चन. जी ये जो बीज की बात करें तो बीज एक्चुअली दे कम्युनिकेट बाय डांसिंग. सो दे मेक नहीं, फेरोमोन्स अलग हैं. दे फ्लाई इन द शेप ऑफ 8 infinity. ठीक है, हाँ, infinity. And with this they can indicate the direction of the nectar. लेकिन जो लिमिटेशन है, जो बात कर रहे थे, हमारे में और उनमें फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पेस है. वी कैन टॉक अबाउट 500 years ago, वी कैन टॉक अबाउट 500 years afterwards. उनका जो होता है वो नाउ एंड हियर. मोस्टली जो एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं तो जो उनके फिजिकल नीड्स होती हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं. लेकिन उसमें जो ये जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है ना एब्स्ट्रैक्शन की, वी कैन टॉक अबाउट समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट, वो प्रोबेबली उनके अंदर नहीं है. तो इसी वजह से शायद ये जो आप बात कर रहे थे सर, उसमें भी बड़ी दिलचस्प है. लैंग्वेज का एक उसके अंदर म्यूजिकलिटी भी है. इट ऑल्सो हैज़ मीनिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एक करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस. तो लैंग्वेज में यू कैन एक्चुअली सेंटिमेंट एनालिसिस में ये कि जिस तरह से वो जुमला बोला गया है उसको क्या मशीन डिटेक्ट कर सकती है कि आर यू सैड, आर यू फ्यूरियस, आर यू हैप्पी. उसकी वजह ये है कि उसकी जो म्यूजिकलिटी है, जो कुछ लैंग्वेजेस टोनल होती हैं, कुछ जैसे चाइनीज़, कोरियन वगैरह जो हैं ये टोनल लैंग्वेजेस हैं. कुछ जो है उस इंटोनेशन के ज़रिए हम अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. तो वी आर एक्चुअली डेवलपिंग सिस्टम्स, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेंटिमेंट को भी डिटेक्ट कर रही हैं. तो जिस तरह आपने बोला है, ये बच्चे सबसे पहले ये म्यूजिकलिटी सीखते हैं. बल्कि एक मुझे आपकी बात से लतीफ़ा याद आ गया कि एक बच्चे से किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें 2 का पहाड़ा आता है. हमने बचपन में पंजाबी में पहाड़े याद किए थे. तो बच्चे ने कहा जी आता है. तो टीचर ने कहा सुनाओ. तो उसने कहा उस टीचर ने कहा कि ये क्या तुम सुना रहे हो. वो कहता है अभी मैंने धुन सीखी है, अभी इसके बोल नहीं सीखे. तो वो धुन जो होती है उसके अपने मीनिंग हैं और वो कम्युनिकेट कर रही होती. तो किसी दिन मेरा ख्याल है मैं लैंग्वेज पे ही किसी दिन बात करता हूँ. ये जस्ट छोटा सा कमेंट करना चाहूँगी इन्हीं की बात पे. मेरा 2 साल का बेटा है और वो पोइम्स सुनता है. उसको बहुत सी पोइम्स सिर्फ म्यूज़िक की वजह से ही आती हैं, क्योंकि वो लिसन करता है तो ना वो अक्सर उसको वर्ड्स नहीं आते, तो वहाँ पे ट्यून आ जाती है और फिर कुछ वर्ड्स आ जाते हैं. तो मेरे ख्याल से इससे मैंने ये सीखा कि वो जो म्यूज़िकल फॉर्म में उसको चीज़ दी जाती है उसने उसको जल्दी सीखा, बजाय इसके कि उसने बोलना पहले पोइम्स को सीखा, बाद में उसने दूसरा कम्युनिकेट करना सीखा. तो ये वाकई प्रूव्ड है. ठीक है, हाँ, ये आखिरी सवाल है. मैं उन पर कमेंट, लैंग्वेज पे कमेंट करना चाहता हूँ कि बीज जो हैं दे आल्सो डेवलप न्यू आइडियाज. उनने हाइव का हेक्सागन ऑब्वियसली इतना ट्यूनी माइंड जो कहते हैं बी का है, एक कौन वो खुद ही तो नहीं कर सकता होगा. सो इट नीड इट्स entire hive to figure out which is the best one. So technically they still communicate, they still think of abstract ideas, we just may not know. No. Sir, thank you so much.